नमस्कार, बीच बहस कार्यक्रम में हमारे सभी दर्शकों का स्वागत है। ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने 103वें संवैधानिक संशोधन की वैधता को बरकरार रखते हुए संपूर्ण भारत में सरकारी नौकरियों और कॉलेजों में सवर्णों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण को हरी झंडी दे दी है। ईडब्ल्यूएस क्या होता है, कौन सी श्रेणी इसके अंतर्गत आती है, इसके क्या फायदे हैं, इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार एवं पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त आशुतोष शर्मा। आशुतोष जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। आर्थिक तौर पर पिछड़े वर्ग के लिए सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो निर्णय है जी, मैं समझता हूँ कि संविधान में जो समानता का अधिकार दिया गया है, संविधान का अधिकार है, उस समानता को वास्तविक रूप से लागू करने में यह निर्णय एक मील का पत्थर साबित होगा। क्योंकि समानता जो मूल रूप से व्यवस्था थी वो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग को आरक्षण की व्यवस्था पूर्व में की थी, जिसमें अनुसूचित जाति के लोग, आदिवासी समुदाय के लोग और बाद में जो सामाजिक रूप से पिछड़ा वर्ग जिसे हम ओबीसी के नाम से जानते हैं, उसके लिए व्यवस्था थी। और पूरे देश में इस बात को लेकर एक बहस छिड़ी थी और ख़ासकर जो मंडल आंदोलन के बाद एक ओबीसी को आरक्षण दिया गया, तब पूरे देश में बहस छिड़ी कि क्या जाति के आधार पर ही लोग पिछड़े होते हैं या शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं। लेकिन जो सवर्णों में जो अनारक्षित वर्ग है, जो सवर्ण है, जो सामान्य वर्ग है, उसमें जो गरीब लोग हैं उनकी कौन सुनेगा? जी बिल्कुल। क्या उन्हें आगे लाने के लिए उन्हें जो अगड़ा समाज है, समाज का मतलब जो आरक्षण प्राप्त करके आगे बढ़ने की होड़ है, उसमें बराबरी का दर्जा देने के लिए जो आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग है, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग सवर्ण समाज में, उनको भी, उनके लिए भी कोई व्यवस्था होनी चाहिए, जिसे हम सामान्य भाषा में गरीब कह सकते हैं। जो सवर्ण, गरीब सवर्ण है, उनको भी इस शैक्षणिक व्यवस्था में और सरकारी नौकरियों में बराबरी की प्रतिस्पर्धा में लाने के लिए कोई व्यवस्था की जानी चाहिए। ये पूरे देश में बहस छिड़ी हुई थी और आपको ध्यान होगा इसको लेके तमाम तरह के आंदोलन हुए, राजस्थान में भी आंदोलन हुए, मध्य प्रदेश में भी आंदोलन हुए। और जो एक आरक्षण विरोधी भावना थी, जो देश में आरक्षण के विरोध की एक भावना थी, उसके पीछे मूल कारण और मूल तर्क यही दिया जा सकता था कि क्या किसी पिछड़ी जाति में पैदा होना या अनुसूचित जाति में पैदा होना ही उसको आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है, जबकि कोई व्यक्ति यदि गरीब है और सवर्ण जाति में पैदा हो गया तो उसका कोई दोष नहीं है, लेकिन वो उस दौड़ में पिछड़ रहा है, वो कंपीट नहीं कर पा रहा है। ऐसे में उसके लिए भी कोई व्यवस्था होनी चाहिए और इसके लिए बार बार ये मांग की जा रही थी कि आरक्षण का फार्मूला जाति के बजाय आर्थिक आधार पर किया जाना चाहिए। और इसी के तोड़ के रूप में बार बार ये मांग उठ रही थी आर्थिक आधार पर आरक्षण, लेकिन जो सामाजिक आधार पर पिछड़ों के आरक्षण की व्यवस्था थी उसमें एक 50% का कैप लगा हुआ था कि 50% से अधिक आरक्षण नहीं हो सकता। और देखिए, हमारे संविधान में भी जो व्यवस्था थी वो सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर पिछड़ों के लिए ही मूल अधिकारों में संशोधन करके आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। इसकी कोई व्यवस्था नहीं थी कि आर्थिक आधार पर जो गरीब व्यक्ति है, जो गरीब सवर्ण है, उसको आरक्षण मिलने की कोई व्यवस्था नहीं थी। और इसलिए ये आरक्षण की व्यवस्था हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में 2019 में इसके बारे में सोचा गया। और जो लंबे समय से एक सवर्ण गरीबों के लिए मांग की जा रही थी, समानता के लिए उनको आरक्षण देने की, उसके लिए आर्थिक आधार पर आरक्षण की 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई। जी बिल्कुल। वर्षों से देखें तो समाज के एक वर्ग में और बुद्धिजीवियों के बीच भी आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की मांग उठती रही है। क्या यह निर्णय उस मांग को पूरी करता है? देखिए, जो मैंने अभी जैसा बताया कि ये सारा जो आरक्षण के विरोध का एक माहौल बना, उसके पीछे भावना यही थी कि क्या कोई सवर्ण समाज में पैदा हो गया और गरीब है तो वो आरक्षण के लाभ उसको नहीं मिलेगा, तो
तो वो उस प्रतिस्पर्धा में कैसे टिक पाएगा। उनके अंदर काफी गलत, जिसे कहते हैं नेगेटिविटी, बहुत ज्यादा ये बढ़ रही थी। बिल्कुल, समाज में आरक्षण के नाम से एक बहुत ही परेशानी वाला, मतलब ऐसा होने लग गया था कि आरक्षण, तो ऐसा लगता था कि हम शायद जो ऊंचे वर्ग के जो लोग हैं उनको अगर नहीं मिल रहा है आरक्षण, तो लगता है काश हम भी इस SC ST के अंदर और इनके अंदर पैदा हुए होते तो आज हम भी प्रिविलेज्ड होते। और देखिए, और ये आरक्षण, देखिए एक जमाने में तो आरक्षण के आरक्षित वर्ग से भर्ती हुए लोग मिलते कम थे, क्योंकि उनमें शैक्षणिक दृष्टि से इतने पिछड़े होते थे कि वो सरकारी नौकरी प्राप्त करने की स्थिति में नहीं आते, तो आरक्षित कोटा नौकरियों में खाली रहता था। इवन 15-20 साल पहले तक शैक्षणिक संस्थाओं में भी SC ST OBC का कोटा खाली रहता था, खासकर SC ST का। लेकिन जब से उनमें जागरूकता आई है और पढ़ाई के प्रति उनका रुझान हुआ है और आरक्षण का उनको लाभ मिला है, तो उस SC ST OBC वर्ग के लोग इतने आगे आने लगे कि सामान्य वर्ग में जो गरीब लोग हैं उनको ये महसूस होने लगा। और देखिए, आरक्षण की व्यवस्था शैक्षणिक संस्थाओं में और नौकरियों में है, और वहाँ होते हैं युवा। बिल्कुल। तो युवाओं के जो सवर्ण युवा थे, उनके मन में एक बहुत बड़ी इसको लेकर पीड़ा थी, जो खासकर गरीब थे, कि हम लोगों का, आप देखेंगे कि PMT है, PAT जो पहले होती थी, मैं कहना चाह रही थी, इंजीनियरिंग है, लेकिन प्रतिभाशाली जो स्टूडेंट थे उनकी वो मेरिट में नहीं आ पाते थे आरक्षण की वजह से, क्योंकि उनका कोटा अलग था, और SC ST के कोटे में कम नंबर प्राप्त करने के बाद भी वो उनसे पहले सेलेक्ट होते थे। तो जाहिर है उनके अंदर एक प्रतिशोध की भावना कह लीजिए, तो हम नहीं कह सकते, लेकिन एक कुंठा थी, कुंठा, बिल्कुल। और हर युवा में ये चर्चा बन चुकी थी कि हम लोगों का जो गरीब हैं उनका क्या होगा, हम कहीं compete कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और ऐसे में समानता के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। हमारे संविधान बनाने वालों ने जो व्यवस्था की, हमारी सरकारों ने जो व्यवस्था की, वो आरक्षण की व्यवस्था समानता लाने के लिए की गई थी। लेकिन आर्थिक आधार पर गरीब लोगों को, सवर्ण गरीब लोगों के लिए आरक्षण नहीं होने से उल्टा समानता के उद्देश्य के अलावा समाज में एक विभेद पैदा हो रहा था, एक आपस में क्लैश पैदा हो रहा था, और वो भी युवाओं में था, जो देश के लिए एक अच्छा संकेत नहीं था। और ऐसे में आर्थिक आरक्षण की मांग बार बार हो रही थी, और हमने देखा कि 2019 में ये आर्थिक आरक्षण की, और माफ़ करना, आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले आर्थिक आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन हुए, बड़े बड़े आंदोलन हुए, छोटी मोटी हिंसाएं भी उसमें हुई, लेकिन कोई सोच नहीं सकता था कि कभी आर्थिक आधार पर आरक्षण देश में मिल सकता है और उसका क्राइटेरिया कैसे बनेगा। लेकिन 2019 में ये साकार हुआ, और अभी हाल ही जो सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया है, वहाँ के संवैधानिक बेंच ने, उसमें 3-2 के बहुमत से उस आर्थिक आधार पर आरक्षण को मुहर लगा दी गई। जी बिल्कुल। यहाँ पे हम जानना चाहेंगे कि 103वां संशोधन है क्या, ये क्या चीज़ है इसके अंदर? जी देखिए, 100 जो हम अभी बात कर रहे थे कि समाज में विभेद पैदा हो रहा था और आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग बार बार हो रही थी, लेकिन संविधान में आर्थिक आरक्षण देने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े लोगों को ही आरक्षण दिया जा सकता था मूल अधिकारों के तहत, और मूल अधिकारों के तहत जो समानता का अधिकार है उसमें युक्तियुक्त प्रतिबंध, यानी उसमें कोई सकारण, कारण सहित कोई आप ऐसा इंतजाम कर सकते हो जिससे समानता के अधिकार की प्राप्ति हो सके। और इसके लिए व्यवस्था थी कि केवल सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े लोगों को ही आरक्षण दिया जा सकता था। और हमारा जो देश की पुरानी पृष्ठभूमि है, उसमें दलित समाज है, आदिवासी समाज है, और बाद में पिछड़ा वर्ग को उस सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से आरक्षण ही की व्यवस्था की गई, लेकिन उसमें आर्थिक पिछड़े का कहीं कोई वो नहीं था, प्रावधान नहीं था। ऐसे में संविधान संशोधन आवश्यक था, और इसीलिए 2019 में मौजूदा जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, उन्होंने 103वां संविधान संशोधन इंट्रोड्यूस किया, और वो संसद में बहुमत से पारित हुआ, प्रचंड बहुमत से पारित हुआ, क्योंकि सभी दलों की ये एक आवाज़ थी कि सवर्ण पिछड़े जो हैं, जो गरीब हैं, उनको भी इस प्रतिस्पर्धा में लाने के लिए, इस समानता का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उनको भी
आरक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसलिए 103वां जो संशोधन किया गया, संविधान संशोधन, उसमें सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर पिछड़ों के साथ संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में आर्थिक आधार पर पिछड़े वर्ग को भी शैक्षणिक संस्थाओं और सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान किया गया। और ये 103वां संशोधन 2019 में लागू हुआ। और एक सकारात्मक बात यह रही कि जनरली आरक्षण की कोई मामले में बार बार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की अदालतों में स्टे वगैरह प्राप्त होते हैं, लेकिन जिस तरह से ये फुल प्रूफ तरीके से संशोधन किया गया, इसमें कहीं स्टे नहीं हुआ, मामला कोर्ट में गया और इस EWS आरक्षण का फ़ायदा लोगों का मिलना शुरू हुआ जी। और उसके बाद अब मैं अभी देख रहा था 2 साल पहले जो IAS का एग्ज़ाम हुआ जी, जो हमारा सबसे बड़ा प्रतिस्पर्धी एग्ज़ाम है, उसमें 78 जो कैंडिडेट हैं वो EWS कोटे से आरक्षण प्राप्ति की वजह से EWS कोटे में उन्होंने IAS जो UPSC है उसमें क्लियर किया। ये तो बहुत ही खुशी की और बड़ी अच्छी सूचना दी है आपने वाकई में। ये 78 लोग मतलब एक बड़ा काफी बड़ी संख्या है। बिल्कुल, बिल्कुल। और जो IIT है, IIM है, उनमें भी जो दाखिले हैं उसमें भी EWS का काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। EWS की अलग मेरिट आती है। हमारे सरकारी नौकरियों में राजस्थान में भी EWS को काफ़ी फ़ायदा हो रहा है, उनकी मेरिट अलग मिल रही है। तो ये और अब ये था कि इसकी जब जुडिशरी स्क्रूटनी होगी, क्योंकि इस आरक्षण का जो कुछ लोग विरोध कर रहे थे, उनका तर्क यही था कि सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर पिछड़ों को ही आरक्षण दिया जाने की व्यवस्था संविधान में है। और अब क्यों ये संविधान में जोड़ा जा रहा है 103वां संशोधन, और उस पर सारे जो काले बादल थे, जुडिशल स्क्रूटनी हुई, संवैधानिक बेंच 5 जस्टिस की बैठी और उन्होंने 3-2 के बहुमत से अभी हाल ही फैसला दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि यह संविधान के मूल भावना और जो अभी देश के लिए मूल ढांचे से, कहने का मतलब है उल्लंघन नहीं हुआ है। जी हाँ, मूल ढांचे में वही बात थी कि जो आरक्षण है वो सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर दिया जा सकता है जी। तो जो हम अभी बात कर रहे थे कि समानता का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, समानता का अधिकार मूल अधिकार है, उसका लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आर्थिक आधार पर आरक्षण एक सकारात्मक कदम है। और ये जो मेजॉरिटी जजमेंट आया है उसमें जस्टिस बेला एम त्रिवेदी जी ने यही कहा है कि जो लक्ष्य प्राप्त करना है उसकी दिशा में सरकार ने ये सकारात्मक पहल उठाई है, और इसको हम संविधान के मूल ढांचे के विपरीत नहीं मान सकता। और मूल ढांचा वही है जो संविधान की भूमिका में, प्रस्तावना में दिया गया है, जिसमें सामाजिक और शैक्षणिक के साथ सभी लोगों को समानता लानी है। इसलिए ये आरक्षण को मूल ढांचे के विपरीत नहीं माना गया है। तो इसमें जो ये OBC, SC, ST, EW जो वर्ग है, इनको EWS आरक्षण से बाहर रखना क्या संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन है? देखिए, इस पर भी डिस्कस हुआ है जी। मूल ढांचे में इसको माना गया कि ये जो, और इसमें एक मैं पृष्ठभूमि बताना चाहता हूँ कि इंदिरा साहनी जजमेंट में ये माना गया कि आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। और ये एक बहुत बड़ा माना जा रहा था कि 50% की, क्योंकि इसका आरक्षण, ये आरक्षण EWS आरक्षण के होने के बाद देश में आरक्षण 60% तक पहुंच गया है। ऐसे में OBC, SC, ST तो वो जातिगत आरक्षण है, वो सामाजिक आधार पर आरक्षण है, जातिगत आरक्षण है। और जो जातिगत आरक्षण प्राप्त कर रहे हैं उनके कोटे में कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। उनका 50% आरक्षण जो है वो सुरक्षित है। ऐसे में ये नहीं कहा जा सकता, न ये संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है और ना ये कहा जा सकता है कि उनको इस आरक्षण से वंचित किया गया है। जो गरीब हैं उनको आरक्षण अलग मिल रहा है, और जो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े, जो हमारी जातिगत व्यवस्था में पिछड़े हुए थे, उनको जातिगत आरक्षण का लाभ मिल रहा है जी। क्या आपको लगता है कि EWS आरक्षण के प्रावधानों से धीरे धीरे आरक्षण से जुड़ा जो ये कलंक है उसको ये हटा देगा, क्योंकि आरक्षण एक ऐतिहासिक रूप से जाति से जुड़ा हुआ है? देखिए, आपका प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। अब आरक्षण एक कलंक है या नहीं है, ये एक बड़ी बहस का मुद्दा हो सकता है।
क्योंकि निश्चित रूप से आरक्षण ने देश में एक बहस छेड़ी है। लेकिन आप कल्पना कीजिए कि जो हमारी पृष्ठभूमि रही है, जिस तरह की जातिगत आधार पर हमारा समाज था, जिस तरह से पिछड़े लोगों को दबाने की प्रवृत्ति सदियों से रही, तो आरक्षण कलंक है या नहीं ये अपनी अपनी सोच का विषय है। लेकिन इस आरक्षण से निश्चित रूप से फायदा हुआ है देश के लोगों को एक रखने में। देश को एक बहुत बड़े वर्ग, आप देखिए कि एससी और एसटी ये करीबन 28% लोग हैं। 28% जो समाज में पिछड़े थे, बल्कि एक समाज से कटे हुए लोग थे, उनको आरक्षण की सरकार ने व्यवस्था की। हम उसमें प्लस माइनस देख सकते हैं कि फ़ायदा एक ही तरह के लोगों को ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है, कुछ परिवारों को आगे फ़ायदा ज़्यादा मिल रहा है, जो वास्तव में अब भी एससी एसटी में बहुत पिछड़े हैं उनको लाभ नहीं मिल रहा है, और कोटे में कोटे की बातें होती है। लेकिन आरक्षण का फ़ायदा हुआ है, जो फिर एक नया वंचित वर्ग रह गया था, जो गरीब सवर्ण थे, जो इस बात जो सवर्ण में पैदा हो गए लेकिन गरीब हैं, उनकी कोई नहीं सोच रहा था, और उन्हीं लोगों में ज़्यादा कुंठा थी। और उन लोगों के लिए सवर्ण समाज में भी एक कुंठा का वातावरण था, जिसकी वजह से आरक्षण का विरोध, जातिगत आरक्षण का विरोध था। इसलिए इस आरक्षण के कलंक या जो भी आप कहें, इस व्यवस्था को समाप्त होने में तब ये व्यवस्था समाप्त होगी जब इस आरक्षण का उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा या लगभग पूर्ण हो जाएगा। इसको हम इस रूप में देख सकते हैं कि किसी समाज के व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को जातिगत आरक्षण मिला, और उस व्यक्ति को आरक्षण मिलने के बाद में ये माना जाए कि वो एक समाज की समानता की स्थिति में आ गया है। अब उन्हीं के बच्चों को बार बार आरक्षण जब मिलता है, जी बिल्कुल, यही तो मैं पूछना चाह रही थी। तो एक तरीके से वो कोटा सवर्ण को नहीं खा रहा है, वो कोटा खा रहा है अपने ही समाज के जो निचले पायदान पर लोग बैठे हैं। यानी दलित में भी गरीब दलित, ओबीसी में भी गरीब ओबीसी, और आदिवासी में भी ठेठ आदिवासी जो गांव में बैठा है, जो अभी भी पढ़ाई तक नहीं पहुंच रहा है, स्कूल तक नहीं पहुंच रहा है, कॉलेज तक नहीं पहुंच रहा है, तो उसको आरक्षण में बाधा सवर्ण है अथवा अपनी है वर्ग के जो लोग आगे बढ़ गए और कोटे का लाभ उठाकर उन्हीं के वर्ग के लोग, उन्हीं के वर्ग के जो बड़े अधिकारियों के या जो सक्षम हो गए, परिवारों में कहीं देखा गया कि वही परिवार। तो राजस्थान में तो हम देख सकते हैं, और अन्य स्टेट्स में भी ऐसा है कि एक ही परिवार के 10-10, 20-20 आईएएस और सब लोग बन रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं एक जो मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि इस आरक्षण के बारे में भी सोचना इस रूप में चाहिए कि जो आरक्षण का मूल उद्देश्य है कि सबको समानता पे लाना। कुछ लोग आरक्षण का फायदा उठा करके दौड़ में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, और उसी समाज के लोग आरक्षण का लाभ उठा नहीं पा रहे हैं। जब ये इस कठिनाई को दूर किया जाएगा, इस विसंगति को दूर किया जाएगा, तब मैं सोचता हूँ कि इस जो जातिगत आरक्षण है उसको जो दिया गया है उसका उद्देश्य पूर्ण होगा, और तब कहीं एक समय ऐसा आएगा कि अब सभी लोग आरक्षण के लाभ प्राप्त कर उस समान प्रतिस्पर्धा में शामिल हो गए हैं, तब इस आरक्षण का हटना कभी मुफीद होगा। अभी जो व्यवस्था है उसमें फिलहाल ऐसा नहीं लगता है। ईडब्ल्यूएस की अवधि क्या है और ये कब से लागू हुआ है हमारे देश में? देखिए, ईडब्ल्यूएस जो है 2019 में ये बिल पास हुआ जी, और दोनों सदनों में, संसद में इसका बिल पेश हुआ, बिल पास हुआ बहुमत से, प्रचंड बहुमत से। राष्ट्रपति के हरी झंडी मिलने के बाद पूरे देश में लागू हुआ। इसके नियम बने हैं, जिसमें केंद्र ने अपने नियम बनाए, राज्यों ने अपने बनाए, जिसमें 5 एकड़ 8 लाख रुपए सालाना इनकम हो, 5 एकड़ जमीन, गांव में 1000 फीट का पक्का मकान, या शहर में 200 गज का मकान हो, उसको छोड़कर जो बाकी जो लोग हैं उनको ईडब्ल्यूएस आरक्षण का लाभ मिल रहा है। और जैसा मैंने अभी बताया पहले
कि IAS जैसी नौकरी में भी जो सर्वोच्च हमारी सेवा है उसमें भी 2 साल पहले 78 लोगों का EWS कोटे से सिलेक्शन हुआ है। 2019 से लागू है और माना जा रहा था कि ये जजमेंट आएगा उसके बाद इस व्यवस्था का क्या होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मेजॉरिटी जजमेंट से इस संवैधानिक संशोधन को उचित ठहराते हुए ये व्यवस्था जारी रखने का निर्णय किया है। जी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये आरक्षण पिछड़े जो वर्ग के लोग हैं उनको शामिल करने के लिए राज्य द्वारा एक सकारात्मक कार्यवाही है, उसका एक माध्यम है जिसे कहना चाहिए। इस टिप्पणी को आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल, देखिए इसी टिप्पणी में ये जुड़ी हुई है बात कि ये मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करता। जी, मूल ढांचा हमारा यही है कि समानता, सभी नागरिक समान हैं। जी, अब उस समानता में जो चीज़ बाधक है उसमें उन्हें कुछ लाभ देकर, कुछ युक्त उनको अवसर देकर उस समानता पर लाया जाए। देखिए दौड़ होती है, कुछ लोग पिछड़े हैं तो उनको कैसे इस तरह का लाभ दिया जाए जिससे वो उस बराबरी की दौड़ में शामिल हो। सरकारी नौकरी का उदाहरण लीजिए, सवर्ण लोग हैं जो धनाढ्य हैं या शैक्षणिक रूप से हमारी पृष्ठभूमि पुराने ज़माने से जो समाज पढ़ने वाले हैं, अगड़ा वर्ग है, वो उनके पास तमाम सुविधाएं हैं, वो सामाजिक रूप से भी अगड़े हैं, उन्हें कोई समाज में और अपने गांव में, शहर में कोई प्रताड़ित जाति के आधार पर नहीं करता। ऐसे में वो दौड़ में आगे रहते हैं। अब इन लोगों को आरक्षण का लाभ देने से, जो समाज में पिछड़े थे, SC, ST, OBC, उनको लाभ देने से वो सरकारी नौकरियों में आएंगे। और देखिए समानता की जहाँ तक बात है, समानता हर क्षेत्र में होनी चाहिए। यदि एक स्कूल है, उसकी एक क्लास है, उसमें हर वर्ग का बच्चा पढ़ना चाहिए, तभी भारत का रूप उसमें है। एक कॉलेज है तो उसमें सभी तरह के लोग होने चाहिए। ये नहीं हो सकता कि एक अगड़े समाज के लोग उसमें बैठे हैं तो पिछड़ों का क्या होगा, SC का क्या होगा, हमारे आदिवासी भाइयों का क्या होगा। इसी तरह सरकारी नौकरी है तो सारे लोग यदि जो सक्षम हैं वही भर जाएंगे तो उस समाज, जो हमारे संविधान में समानता की कल्पना की गई है, जो हमारा उद्देश्य है कि हम समानता, हर नागरिक को समान बनाएंगे, शैक्षणिक दृष्टि से, पिछड़ी जाति सामाजिक दृष्टि से और अब आर्थिक दृष्टि से भी, उसको प्राप्त करने के लिए, ये समानता लाने के लिए ही ये आर्थिक आधार पर आरक्षण है। और सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल मुफीद टिप्पणी इस पर की है। जी, तो आपको क्या लगता है आने वाले समय में इसका कितना इम्पैक्ट रहेगा? निश्चित रूप से इम्पैक्ट रहेगा। सबसे बड़ा जो एक मनोवैज्ञानिक इम्पैक्ट तो ये रहेगा, जो एक समाज में सवर्ण गरीबों के लिए एक कुंठा व्याप्त हो रही थी, जो एक समाज में विभेद पैदा हो रहा था आज़ादी के 75 साल में, जिसे हमको पहले दिन से दूर करना चाहिए था। जो राष्ट्रीय एकीकरण और एकजुटता की भावना है वो लाना चाहिए था। उसमें वो लोग कहीं ना कहीं एक ये नया मुद्दा बन रहा था कि हम लोग इस सरकार की व्यवस्था से, शासन की व्यवस्था से हमारा नुकसान हो रहा है, और EWS से ये भावना दूर होगी। दूसरा जैसा मैंने कहा कि जो सरकारी नौकरियां हैं और शैक्षणिक जो संस्थाएं हैं उसमें EWS लोगों के आने से जो समानता का लक्ष्य है वो प्राप्त होगा। हर वर्ग को, यहाँ पर जाति आधार पर कोई पिछड़ा हो, कोई शैक्षणिक आधार पर पिछड़ा हो या आर्थिक आधार पर पिछड़ा हो, भले ही वो सवर्ण समाज में पैदा हुआ है, तो उसको समान अवसर मिलेंगे और कहीं थोड़ी कमजोरी है उसको आरक्षण से लाभ मिलेगा और ये बहुत एक सकारात्मक इसका परिणाम निकलेंगे। बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं कि जो बातें हमने अभी कही हैं और जितनी उम्मीद हम करते हैं इसके लागू होने से, वैसा ही हमारा देश और समाज इसी तरह से इतना ही सकारात्मक इसका प्रभाव दिखाई दे आने वाले समय में। आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, इसका खुल के सारी जो हमने बातचीत करी और आपने इतनी जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष जी। दर्शकों, आपसे फिर मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में फिर किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।